नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 17 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के प्राइमरी स्तर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। दिसंबर 2021 में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा प्राइमरी स्तर के कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से 14वें शिफ्ट के संस्कृत पेपर का सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ अपर प्राइमरी के जो कि 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले एक बार आप पहले प्रश्नों पर नजर डाल लीजिए, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही 2 से 3 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऑनलाइन परीक्षा में हमारे पास समय की कमी होती है, अगर हमें पैराग्राफ पढ़ने के लिए समय नहीं है तो अगर डायरेक्टली आप प्रश्नों पर जा रहे हैं तो कम से कम वो ग्रामर बेस्ड 2 से 3 प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। ये फायदा होता है डायरेक्टली प्रश्नों पर जाने के लिए। यहां पर अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करने लगूं तो बेवजह आपका फालतू में समय व्यतीत होगा, इसलिए डायरेक्टली हम लोग इसके थीम को समझेंगे और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का जवाब इस पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं इसका थीम बताता हूं। किसी गांव में एक वृद्ध आदमी रहते थे अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ। एक बार वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और उन्हें यह पता था कि जंगल में लोध्र वृक्ष नाम का एक पेड़ है जिसके खाल से औषधि का निर्माण किया जा सकता है, जिससे वो स्वस्थ हो सकते हैं। अतः उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि जाओ जंगल से उस पेड़ की खाल को ले आओ, लोध्र वृक्ष के पेड़ के खाल को लेकर के आओ। उनकी बात को सुनकर के उनका पुत्र जो था वो जंगल की तरफ बढ़ा और उस पेड़ को ढूंढा और उसी खाल को लेकर के घर पर आ गया। उसके सेवन से उनके पिता पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। उसके बाद से उसकी माता ने देखा था, जो पेड़ की खाल लेके आया था, उनकी माता ने देखा कि जब बेटा जंगल से आया था तो उसका जो श्वेत वस्त्र था वो पूरी तरीके से लाल हो चुका था, रक्त रंजित हो चुका था, यानी कि लहूलुहान हो चुका था। इसको देख करके उनके मन में व्यथा उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि बेटा ये कैसे रक्त रंजित आपका वस्त्र हो चुका है। जिसके बाद से उसके पुत्र ने जवाब दिया कि जब मैं पेड़ की छाल को निकाल रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि पेड़ को कितना दर्द हो रहा होगा, और उनके पेड़ के दर्द को महसूस करने के लिए मैंने भी अपने शरीर के त्वचा को निकाल दिया। उस शरीर के त्वचा को निकालने की वजह से, स्किन को निकालने की वजह से मेरे शरीर से ब्लीडिंग हुई और पूरा मेरा जो वस्त्र था वो लहूलुहान हो चुका है। उनकी बातों को सुन करके उनकी माता के आंखों में पूरी तरीके से आंसू भर गए और उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका पुत्र जो है वो कितना दया गुण से भरा हुआ है, और उन्होंने उसको गले से लगा लिया। ये पूरा थीम है। अब चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, वृद्धा किम इष्टवती, यानी जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने किसकी इच्छा जताई। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, सा औषध्य निर्माणार्थ लोध वृक्षस्य त्वचनम इष्टवती, यानी कि औषधि निर्माण के लिए लोध्र वृक्ष के त्वचा यानी कि खाल का उन्होंने इच्छा जताई थी। उत्तर क्या हो जाएगा, लोध वृक्षस्य त्वचनम। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 लोध वृक्षस्य त्वचनम इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुत्रः किम गृहीत्वा वनम गतवान। किम मतलब होता है कि क्या, और गृहीत्वा मतलब कि पकड़ करके, और वनम मतलब कि वन की तरफ, और गतवान मतलब कि गया, यानी कि पुत्र क्या लेकर के वन की तरफ गया। इसका उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं, पुत्रः परशुम गृहीत्वा वनम गतवान। परशुम का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, तो परशुम का मतलब हो गया कुल्हाड़ी, यानी कि पुत्र जो था वो कुल्हाड़ी लेकर के, कुल्हाड़ी पकड़ के जंगल की तरफ गया। क्यों गया था, क्योंकि वो पेड़ की छाल लाने गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, परशुम, जिसका मतलब होता है कुल्हाड़ी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 परशुम इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुत्रस्य श्वेत वस्त्रम कथम जातम, यानी कि पुत्र का जो श्वेत वस्त्र था, सफेद कपड़ा था, वो क्या हो गया था। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, पुत्रस्य श्वेत वस्त्रम रक्त रंजितम दृष्टवती, यानी कि उसका जो श्वेत वस्त्र था वो रक्त रंजित हो गया था, यानी कि खून से सन गया था। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 रक्त रंजितम इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वीकृत्य इति पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः, यानी कि स्वीकृत्य पद में कौन सा कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें लेप कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किम ज्ञात्वा वृद्धा पुत्रम आलिंगवती, यानी कि क्या जानने के बाद से जो वृद्ध थी, महिला थी, जो उसकी माता थी, उसने पुत्र को गले से लगा लिया। अंतिम पैराग्राफ के अंतिम लाइन में इसका उत्तर मेंशन किया गया। देखिए, पुत्र से दया गुणम ज्ञात्वा सा ता गाढ़म आलिंगवती, यानी कि उसके दया गुण को जानने के बाद से उसकी माता ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उत्तर क्या हो जाएगा, दया गुणम।
ऑप्शन नंबर 1 पुत्रस्य दया गुणम एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था नेत्राभ्याम इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, यानी कि नेत्राभ्याम शब्द में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त हुआ है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे नेत्राभ्याम तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों विभक्ति में आती है। तो अब हम कौन सा उत्तर लगाएं, इसको जानने के लिए आपको कारक को समझना होगा। ठीक है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में तीनों में नेत्र के शब्द रूप में नेत्राभ्याम आता है, लेकिन सही कौन सा होगा इसके लिए कारक जानना आवश्यक है। पैराग्राफ में मेंशन किया गया था कि उसके जो नेत्र थे वो आंसू से भर गए और आंसू उसके गिरने लगे। अब आंसू जो है उसके नेत्र से अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के सेंस में क्या होता है, आपादान कारक होता है। यहां पर देख लीजिए से कारक चिन्ह आया हुआ है, नेत्र से आंसू गिर रहे थे और अलग होने के अर्थ में आपादान कारक होता है। और आपादान कारक किस विभक्ति में आता है, तो ये पंचमी विभक्ति में आता है। अब हमारा ये कंफर्म हो चुका है कि उत्तर क्या होगा, पंचमी विभक्ति होगा, क्योंकि तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में भले ही नेत्राभ्याम था, लेकिन यहां पर अलगाव की स्थिति होने की वजह से पंचमी विभक्ति आपादान कारक बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। उत्तर क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 पंचमी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था एच्छत इति अर्थे प्रयुक्त पदम चित्वा लिखत, यानी कि एच्छत का मिलता जुलता शब्द जो कि इस गद्यांश में प्रयुक्त किया गया है वो क्या होगा एकछेद के अर्थ में। तो एकछेद का मतलब होता है इच्छा जताना। तो वृद्ध जो व्यक्ति था उसने जो लोध्र वृक्ष था उसकी खाल को औषधि के निर्माण के लिए इच्छा जताई थी अपने पुत्र से, यानी कि इष्टवती। देखिए इच्छा जताना, ऑप्शन नंबर 2 इष्टवती इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था रोग पीड़िता इति अर्थे प्रयुक्त पदम चित्वा लिखत, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पद है जो कि रोग से पीड़ित व्यक्ति के अर्थ के संदर्भ में प्रयोग किया गया है इस गद्यांश में। तो इसमें रुगड़ा शब्द प्रयोग किया गया है, इसका मतलब भी होता है रोग से पीड़ित यानी बीमार। तो ऑप्शन नंबर 3 रुगड़ा इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक अन्य पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था, इसके भी जल्दी से थीम को समझ लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य के साथ तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में जाते समय उन्होंने देखा कि एक व्याध जो था वो एक क्रौंच पक्षी जो कि जोड़े में बैठे हुए थे किसी वृक्ष पर, उसमें से जो नर क्रौंच पक्षी था उसको उसने मार गिराया। ठीक है, उसने उसको मार गिराया। उसके बाद से उस जोड़े में से जो मादा क्रौंच पक्षी थी वह बहुत ज़्यादा रोने लगी, विलाप करने लगी। और इस हृदय विदारक घटना को देख करके वाल्मीकि का हृदय इतना द्रवित हुआ कि उनके मुख से अचानक एक श्लोक फूटा, और वो श्लोक आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस श्लोक का मतलब ये होता है कि निषाद तुझे कभी भी शांति ना मिले। निषाद किसके लिए प्रयोग किया गया, जो व्याध था जिसने उस क्रौंच नर पक्षी को मारा था। तुझे कभी भी शांति ना मिले क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली है। ठीक है, इस एक तरीके से ये जो श्लोक था ये लौकिक साहित्य का प्रथम काव्य रचना माना जाता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर एक आकाशवाणी हुआ। देखिए आकाशवाणी की बात की जा रही है। पहले के समय में कैसे होता था, जैसे कि जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तो उस समय आकाशवाणी हुआ करती थी कि उनको आदेश दिया गया इस आकाशवाणी में कि हे मुनि लिख रामायणम काव्यम, यानी कि रामायण काव्य लिखने के लिए आकाशवाणी हुई। उसके बाद से जो वाल्मीकि थे वो रामायण लिखने के लिए, काव्य लिखने के लिए तत्पर हुए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप उनके राम के पुण्य चरित्र के बारे में इसमें श्लोकों में विभिन्न प्रकार की बातें लिखी गई हैं इस काव्य रचना में। और इसके बाद से इनका जो विधि का यानी जो विधि यानी कि पूरे जो ब्रह्मांड का जो एक तरीके से आकाशवाणी थी उसको सुन करके अनेक मुनियों ने श्लोकबद्ध रामायण कथा लिखी। ठीक है, लेकिन उनमें से वाल्मीकि का जो रामायण था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, आगे पढ़िए। कहा जा रहा है कि इसमें इस वाल्मीकि रामायण में मानव जीवन से संबंधित किस प्रकार से रास्ते पर चलना है इसके संबंध में पथ प्रदर्शन किया गया है। और इस काव्य में वाल्मीकि ने पिता के आज्ञा पालन, भाई के प्रेम, परोपकार, दयालुता, दिन रक्षता आदि मानवता से संबंधित जो जीवन के मूल्य होते हैं उसका वर्णन इनमें उन्होंने किया है। ये पूरा वर्णन हो गया इस गद्यांश का। अब चलिए इस पर आधारित हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है महर्षि स्नातुम कुत्र अगच्छत, यानी कि महर्षि जो थे, जो ऋषि थे, वो नहाने के लिए कहाँ गए। पहले ही लाइन में इसका उत्तर मेंशन किया गया। देखिए एकदा महर्षि वाल्मीकि ही शिष्य सह स्नातुम तमसा नदी आगच्छत, यानी कि वाल्मीकि कहाँ गए थे नहाने के लिए, तमसा नदी में।
ऑप्शन नंबर 4 तमसा नदीम इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था क्रॉन्च पक्षी केन विधम जातम, यानी कि क्रॉन्च पक्षी का वध किसने कर दिया। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं व्याधेन विद्ध मेकम, यानी कि जो क्रॉन्च पक्षी था उसका वध किसने किया था, व्याधेन। विकल्प नंबर 3 व्याधेन इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आकाशवाण्या को आदेशम आगच्छत, यानी कि आकाशवाणी जो हुई थी वो किसने आदेश दिया था, तो वो विधि ने दिया था, यानी कि विधाता। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है विज्ञाय इति पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः, यानी कि विज्ञाय शब्द में कौन सा कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें लेप कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 लेप इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है वर्णय इति क्रियापदे का लकारः, यानी कि वर्णय शब्द में कौन सा लकार है, तो इसमें लोट लकार है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्रह्मा इतस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत, यानी कि ब्रह्मा का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची विधि हो जाएगा, विधाता ब्रह्मा। ये ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है उच्च है इति कथ विधम पदम अस्ति, यानी कि ये कौन सा पद है, तो ये अव्यव पद है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु क विधि सर्वोत्कृष्टा अस्ति, यानी कि भाषा शिक्षण के दौरान बच्चों के द्वारा की जा रही त्रुटियों को संशोधित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे सर्वोत्कृष्ट है, यानी सबसे अच्छी है। ध्यान से समझिएगा, बच्चे जब भी कोई त्रुटि करते हैं तो एज ए टीचर आपको पहले उन त्रुटियों का विश्लेषण करना होता है, और अगर आपको महसूस हो रहा है कि बच्चे को अभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इस वजह से बच्चे ने गलती की है, तो फिर एज ए टीचर आप बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और अंत में त्रुटि को संशोधित करेंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है त्रुटियों को संशोधित करने का। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि भाषण काले एव तेन छात्रा संशोधित्वः, यानी कि भाषण काले जैसे ही बच्चे ने कुछ गलती बोला तुरंत आप उसको संशोधित कर रहे हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है, उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुरंत आप संशोधित कर देते हैं तो बच्चे को फीडबैक नहीं मिला कि आखिर उसने गलती क्या किया था। जैसे कि प्राइमरी स्तर में आपने देखा होगा कि होमवर्क जब बच्चे घर से करके लाते हैं तो टीचर के द्वारा होमवर्क में रेड पेन से सर्किल कर दिया जाता है और ऊपर उसको सही से लिख दिया जाता है। तो क्या ये बच्चे को समझ में आया कि उसने गलती क्या की थी? नहीं समझ में आया। अब बच्चे के भविष्य में इस गलती को दोबारा रिपीट करने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि बच्चे को फीडबैक नहीं मिला कि आखिर वो गलती क्या था, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इस वजह से बच्चे ने गलती की थी। इसलिए तुरंत संशोधित नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे के फीडबैक में ला करके अगर आवश्यकता महसूस हो रही है तो उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ा करके तब त्रुटि को संशोधित करना चाहिए। ये सही तरीका होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, संशोधनस्य कार्यम संपूर्ण कक्षायाः क्रियाकलापे कर्तव्यम येन छात्राः पुनः त्रुटि ना कुर्यम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण कक्षा में एक क्रियाकलाप के तौर पर करानी चाहिए, ताकि छात्र इसे पुनः इस त्रुटि को रिपीट ना करें। देखिए, ये थोड़ा सा संकुचित है। संकुचित कैसे? मान लीजिए कक्षा में 100 बच्चे हैं और उसमें एक ही बच्चे ने ये त्रुटि की है, बाकी सब ने सही से अपना आंसर निकाल दिया है, तो एक बच्चे के लिए हम 100 बच्चों का समय क्यों व्यतीत करें? यहाँ पर जरूरी था कि इस बच्चे को त्रुटि संशोधन करना है, तो इसके लिए हम 100 बच्चे का समय क्यों व्यतीत करें? इस वजह से ये पूरी कक्षा में एक त्रुटि संशोधन थोड़ा सा संकुचित है, क्योंकि जिस बच्चे ने अगर केवल एक बच्चे ने गलती की है तो उसके लिए पूरे क्लास का समय व्यतीत करना कहीं से भी समझदारी की बात नहीं है। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि छात्राणाम त्रुटिनाम संशोधनम कदापि ना करियम, यानी कि छात्रों की त्रुटियों को कभी भी सुधारना नहीं चाहिए, ये विकल्प कह रहा है। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। अब बच्चे कोई गलती कर रहे हैं तो आप एज ए टीचर उसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। चौथा देखिए, अध्यापकस्य कर्तव्यम, यानी कि शिक्षक का ये कर्तव्य है अस्ति यत स त्रुटि विश्लेषण, यानी कि बच्चों के द्वारा जो त्रुटि की जा रही है उसका विश्लेषण करें। कुर्यात तसाम प्रकारम जानियत, उसके बाद से उसके कारण को जाने कि आखिर बच्चा ये त्रुटि कर क्यों रहा है। तदा त्रुटिनाम क्षेत्रम स्पष्टम, उसके बाद से बच्चे को फीडबैक दिया जाए, त्रुटि को स्पष्ट किया जाए। कृत्वा पुनः अध्यापयेत, यानी कि अगर आवश्यकता महसूस होती है तो पुनः अध्यापन कार्य किया जाए। ये बिल्कुल सही तरीका है बच्चों के त्रुटि को संशोधित करने के दौरान। और जो दूसरा विकल्प था, जो कि मैंने आपको थोड़ा संकुचित बताया था कि एक बच्चे ने अगर गलती की है तो सारे बच्चे का समय क्यों व्यतीत किया जाए। देखिए, अगर पूरे कक्षा के सामने आप पढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये वाला विकल्प पहले से चौथे वाले में इंक्लूडेड है। ठीक है, चौथे में पुनः अध्यापन कराने की बात की जा रही है, तो ये पहले से चौथे विकल्प में इंक्लूडेड है, इस वजह से और ज़्यादा संकुचित है, क्योंकि तब ये निगेटिव हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रॉड सेंस में है। ठीक है, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः साफल्येन शब्दकोशस्य प्रयोगः कर्तव्यः, यानी कि
एक लैंग्वेज टीचर के रूप में, एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें सदैव बच्चों को एक सक्सेसफुल डिक्शनरी यूजर्स यानी कि शब्दकोश का प्रयोग करने वाला बनाना ये टीचर का कर्तव्य होता है। आगे पढ़िए, शब्दकोशस्य प्रयोगम प्रोत्साहितम निम्नलिखितेषु कह विधि न समीचीना अस्ति, यानी कि शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के यूज के संदर्भ में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है, बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करेगा डिक्शनरी यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला कहा जा रहा है कि भाषायाः अंगानानाम अन्वेषणम, भाषा के अंग की खोज करने के संदर्भ में बोला जा रहा है, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसको फाइंड करने की बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द डिक्शनरी में आप खोज रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा ट्राई, तो अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है, ये सभी चीज़ें हम लोग डिक्शनरी में देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर शब्द है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव हो गया। इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा विधि उपयुक्त नहीं है, निगेटिव सेंस में पूछा गया है। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया है संदर्भानुकूलम शब्दार्थस्य चयनम, यानी कि संदर्भ के अनुकूल जो मीनिंग होता है उसको चूज करने के संदर्भ में कहा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द आपने देखा, एक शब्द आप डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं तो उससे मिलता जुलता जो सिनोनिम होता है, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो भी दिए गए रहते हैं। यानी कि संदर्भ के अनुकूल शब्द के अर्थ को चयन करने के संदर्भ में कहा जा रहा है। क्योंकि अब मान लीजिए जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि पर्टिकुलर वो शब्द उसका वो अर्थ वहाँ पर सही मीनिंग ना बैठ रहा हो, इस वजह से आपको उस संदर्भ के अनुकूल अन्य शब्द भी दिए गए रहते हैं जो कि पर्यायवाची के नाम से आप जानते हैं, और उसके हिसाब से आप उसको चयन कर सकते हैं। तो ये भी डिक्शनरी का प्रॉपर्टी है, डिक्शनरी में सिनोनिम्स भी दिए होते हैं, इस वजह से ये उत्तर हमारा नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव था और चूंकि हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, शब्दस्य उच्चारण ज्ञानम। अब देखिए आज हम लोग ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण करना है, ऑफलाइन में भी मेंशन किया गया रहता था और ऑनलाइन में भी आप देख सकते हैं। यानी कि जो वो एक तरीके से प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन है, ये भी डिक्शनरी का एक पार्ट है। पॉजिटिव हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, प्रत्येकम नवीन शब्दाय अध्यापकम उपगमनम। उपगमनम मतलब कि दौड़ करके टीचर के पास जाना, यानी कि प्रत्येक नए शब्द मिलने पर अध्यापक के पास जाना। तो जब बच्चे को डिक्शनरी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तो फिर बच्चा डिक्शनरी में खोजेगा, टीचर के पास थोड़ी जाएगा। ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि ये बार बार नए शब्द मिलने पर टीचर से जाकर के पूछना ये बच्चे को हतोत्साहित करेगा, डिक्शनरी यूज करने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जैसे ही नया शब्द मिलेगा वो डिक्शनरी में खोजने के बजाय वो टीचर के पास जा रहा है। तो यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि बच्चे को शब्दकोश प्रयोग में प्रोत्साहित नहीं करेगा, तो यही ऐसा विकल्प है जो निगेटिव है, जो कि प्रोत्साहित नहीं करेगा, और इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षणस्य कक्षायां छात्रः आत्मनः प्रथम भाषायाः अधिगमे काठिन्यम अनुभवति यत्, यानी कि भाषा शिक्षण की कक्षा में कोई विद्यार्थी अपने स्वयं की प्रथम भाषा यानी मातृभाषा को सीखने में कठिनाई महसूस करता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बच्चा जब अपनी भाषा को अर्जित किया था नेचुरल इन्वायरमेंट में, जब उसका जन्म परिवार में हुआ था, तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो माता पिता और परिवार के सदस्यों के द्वारा बोली जा रही भाषा का हूबहू अनुकरण करते करते उस भाषा को अर्जित कर लिया था। उस दौरान ना तो कोई व्याकरण का नियम पढ़ा था और ना ही औपचारिक तरीके से भाषा को सीखा था। अनौपचारिक तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट में लोगों के अनुकरण करते करते वो उस भाषा को अर्जित किया हुआ था। लेकिन जब विद्यालय में यही भाषा बच्चे को पढ़ाई जाती है तो विद्यालय में ये औपचारिक तरीके से पढ़ाया जाता है। अभी तक बच्चे ने जो सीखा था वो अनौपचारिक तरीके से सीखा था, लेकिन अब विद्यालय में औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत बच्चे को पढ़ाया जाता है, इस वजह से उसको कठिनाई महसूस होती है। ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है। देखिए विद्यालयस्य भाषा गृहस्य भाषा, यानी कि विद्यालय की जो भाषा है वो गृह की भाषा यानी घर की भाषा की तुलना में तुलनायाम औपचारिकी भवति, मतलब कि जो विद्यालय की भाषा है वो घर की भाषा की तुलना में अधिक औपचारिक होता है, इस वजह से बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं। यानी हिंदी आप घर पर अर्जित कर चुके थे, पहले ही विद्यालय जाने से पहले ही आपको हिंदी आता था, जब आप प्राइमरी में जा रहे थे उससे पहले ही। बावजूद इसके जब आप हिंदी विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपको कठिन इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक आपने स्कूल जाने से पहले व्याकरण नहीं पढ़ा था। अब व्याकरण के नियमों के अंतर्गत आप उस भाषा को सीख रहे हैं, इस वजह से औपचारिक तरीके से सीख रहे हैं, इस वजह से आपको कठिन लगता है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था छात्राणाम लेखन योग्यतायाः मूल्यांकनस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति, यानी कि छात्रों के लेखन योग्यता का मूल्यांकन करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सी सबसे सर्वोत्तम विधि है। ध्यान से समझिएगा, लेखन योग्यता का मतलब ये होता है कि बच्चे अपने विचारों को, अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त कर पा रहे हैं या नहीं। यानी कि बच्चों के लेखन योग्यता का मतलब ये हो गया कि अपने विचारों को, मौलिक विचारों को वो कितने अच्छे तरीके से लिख करके अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। इसी के माध्यम से बच्चों का लेखन योग्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। बोला जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकस्य अध्याये आश्रिततानां प्रश्नानां उत्तरदानेन समाधानम, यानी कि बच्चे पाठ्य पुस्तक पर आधारित अध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर दे पा रहे हैं, यानी इसके आधार पर कहा जा रहा है। तो केवल प्रश्न का उत्तर देना लेखन योग्यता नहीं है, क्योंकि लिखने की योग्यता बच्चे के मौलिक विचारों को एक्सप्रेस करने के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, और ये केवल उत्तर देने तक सीमित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, श्रुत लेख कहा जा रहा है, यानी डिक्टेशन। तो श्रुत लेख सुन करके लिखना केवल होता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर रहा है बच्चा। चौथा देखिए, सुंदर हस्तलेखस्य प्रतियोगिता। राइटिंग से मतलब नहीं होता है लेखन योग्यता का। लेखन योग्यता अपने विचारों को किस प्रकार से, कितने अच्छे ढंग से एक्सप्रेस बच्चा कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है, ये होता है। ठीक है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, स्व अनुभवानाम। स्व मतलब कि अपना, और अनुभवानाम की मतलब कि अपने अनुभव यानी कि अपने मौलिक विचार को लिख करके अभिव्यक्त करना ही लेखन योग्यता है, और इसी के माध्यम से बच्चे का सर्वोत्तम तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषायाः व्यवहारिकाः पक्षा भाषा शिक्षणस्य डैश प्रोप्नोन्ति प्राप्तवन्तः, यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाषा का व्यवहारिक पक्ष भाषा सीखने के दौरान क्या प्राप्त करने से होता है। तो देखिए, भाषा इसलिए सिखाया जाता है बच्चे को ताकि वह अपने आप को उस भाषा में एक्सप्रेस कर पाए, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में बच्चा कम्युनिकेट कर पा रहा है, यानी उस भाषा में, यही भाषा का जो व्यवहारिक पक्ष होता है उसका एक तरीके से भाषा के व्यवहारिक पक्ष में कम्युनिकेशन ही एक तरीके से ब्रॉड सेंस में देखा जाता है, यानी बच्चा अपने आप को उस भाषा के प्रयोग के माध्यम से एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं, यानी कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं, वार्तालाप कर पा रहा है या नहीं, इंटरेक्शन कर पा रहा है या नहीं उस पर्टिकुलर भाषा में। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है वार्तालाप पक्षेण। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पठन सामर्थ्यस्य मूल्यांकनाय अधस्तनेषु किम उपयुक्तम, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य यानी पढ़ने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ध्यान से समझिएगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के मूल्यांकन के संदर्भ में हमसे पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों से बस ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर पाए। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि वर्णमाला अभिज्ञानम, यानी कि अल्फ़ाबेट्स वर्णों के ज्ञान के बारे में बात की जा रही है। तो जब बच्चा पढ़ करके अर्थ ग्रहण कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है वर्णमाला उसमें शामिल है, इसलिए संकुचित है इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चे वर्णमाला के बारे में जान रहे हैं तभी तो वर्णमाला का प्रयोग करते हुए वो शब्दों को पढ़ते हैं और शब्दों के माध्यम से वो अर्थ निकाल पाते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, विरामादि चिन्हानाम ज्ञानम, यानी कि विराम चिन्ह जो होते हैं उसका ज्ञान होना। जाहिर सी बात है जब बच्चे पढ़ करके अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं तो किस विराम चिन्ह का क्या मतलब है वो चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, यानी ये भी संकुचित है, जो कि पहले से ये दोनों जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 ये कहता है पाठ अवबोधनम, यानी बच्चे पाठ को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है बच्चा जब वर्णमाला जान रहा होगा तभी तो उसका अर्थ ग्रहण कर पा रहा है, और जब मान लीजिए एक पैराग्राफ में कहाँ पर फुल स्टॉप है, कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर थोड़े समय के लिए ठहराव है, कहाँ पर किस बात पर जोर दिया जा रहा है, ये सभी चीज़ पाठ अवबोधनम में ही शामिल है, क्योंकि बच्चा अगर अर्थ समझ पा रहा है इसका मतलब वो विराम चिन्हों को भी जान रहा है। ऑप्शन नंबर 3 ब्रॉड सेंस में था, बाकी पहला और दूसरा विकल्प संकुचित था, इस वजह से गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पठन सामर्थ्य का मूल्यांकन बच्चे उसका अर्थ समझ पा रहे हैं यानी इससे निकाला जा सकता है, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। चौथा देखिए, पठन धारा प्रवाहिता, यानी कि फ्लो में पढ़ने की बात की जा रही है, तो प्राइमरी स्तर के बच्चे से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, उससे बस इतना तक ही उम्मीद रहता है कि बच्चे पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर ले। तो ऑप्शन नंबर 4 नेगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, या पद्धति भाषा संयोजनेन शारीरिक क्रियासु आधारितः, यानी कि वह पद्धति, वह
मेथड क्या कहलाएगा जिसमें भाषा के साथ साथ हम लोग शारीरिक क्रिया के माध्यम को भी संयोजित करते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज बोला जा रहा है हमारे बॉडी लैंग्वेज भी उसी के अनुसार रिएक्ट कर रहे होते हैं, इसे हम लोग क्या बोला जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। इसे हम लोग अंग्रेजी में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखिए प्राइमरी स्तर में बच्चों को कविता कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चे कविता पढ़ रहे होते हैं, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो जब बच्चे को शब्द बताया जा रहा है जैसे कि एक मोटा हाथी, तो वहां पर मोटापे का इशारा करने के लिए दोनों हाथों को फैला लिया जाता है। जब हाथी वर्ड आता है तो अपने हाथ के केहूनी को नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का इशारा टीचर के द्वारा किया जाता है और बच्चे भी इसी प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। यानी कि जो लैंग्वेज टीचर के द्वारा बोला जा रहा है उस लैंग्वेज को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ताकि बच्चे उसको अच्छी तरीके से समझ पाए, अपने शरीर के विभिन्न हाथ पैरों, अपने शरीर के विभिन्न बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ अपने चेहरे के भाव भंगिमा एक्सप्रेशंस का प्रयोग करना ही संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कहते हैं और इसे अंग्रेजी में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी कि जो चीज़ें आप बोल रहे हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से भी उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करना। अब इसका फायदा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपकी कक्षा में समावेशी कक्षा है जिसमें कोई श्रवण बाधित है जो कि सुन नहीं सकता, तो आप कविता तो गा रहे हैं कि एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, तो आपकी लैंग्वेज को सुन नहीं पाएगा बावजूद इसके। लेकिन अगर वो देख सकता है, तो भले ही वो सुन नहीं पा रहा था लेकिन अगर देख सकता है तो निश्चित तौर पर आप जो बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी अपने शरीर के माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जब आपने मोटापा दिखाया था, सूंड बना करके हाथी का इशारा किया था, तो बच्चे को थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि हाँ टीचर इस मुद्दे पर बात कर रहा है, इस चीज़ में बात कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं समावेशी कक्षा में ये जो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है वो मदद करता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमसे बस प्रश्न में इतना ही पूछा गया था कि भाषा के साथ शारीरिक क्रिया को संयोजित करना, उसके साथ मतलब भाषा के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज से भी इंटरेक्ट करना, ये क्या कहलाता है, तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स और संस्कृत में इसे संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कहते हैं। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रविधि किम ना करोति। ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वो क्या नहीं करता है, निगेटिव सेंस में है। देखिए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि जो टारगेट लैंग्वेज है, मान लीजिए संस्कृत या फिर इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज है, तो इसमें जो कठिन वर्ड्स आते हैं उसको ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करके बच्चे की मदर टंग में बताया जाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चा जो कुछ भी भाषा एडॉप्ट कर रहा है, जो कुछ भी भाषा लर्न कर रहा है, वो अपनी मदर टंग में कर रहा है। क्यों? क्योंकि कठिन वर्ड्स जो थे उसके मदर टंग में बताए जा रहे थे। यानी कि बच्चा जो है वो डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। जब टारगेट लैंग्वेज में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है तो उसमें संवाद कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को मदर टंग में बताया जा रहा है। इस वजह से टारगेट लैंग्वेज में बच्चा कम्युनिकेट करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में इसी की बात की गई है, छात्राणाम संवाद कौशल वर्धनम। यानी कि जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है वो क्या नहीं करता है, तो बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अधोलिखितेषु किम प्राक पठन गतिविधि सहायम करोति। यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि प्री रीडिंग एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। प्री रीडिंग एक्टिविटी मतलब कि बच्चा अभी कक्षा में पढ़ाई शुरू नहीं किया है, उससे पहले कौन सी ऐसी गतिविधि है जो कि बच्चे को पाठ के संदर्भ में सहायता उत्पन्न करेगी पढ़ने के संदर्भ में। ठीक है, चलिए यानी पढ़ने से पहले की गतिविधि हमसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प दिया गया है व्याकरणिक संरचना नाम शिक्षणम। यानी कि एक तरीके से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ाए जाने की बात की जा रही है। तो अभी देखिए ग्रामर जो बच्चे को पढ़ाया जाता है वो कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में पढ़ाया जाता है। यानी कि जो कुछ भी बच्चे को चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कहानी पढ़ाया जाएगा, उसी से जोड़ करके व्याकरण पढ़ाया जाता है बच्चे को। ये एनसीएफ मानता है, क्योंकि अलग से उसको व्याकरण नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बच्चा जो संदर्भ में सीख रहा है उसी संदर्भ से जोड़ करके व्याकरण बच्चे को पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि प्रश्न में ही हमसे बोला गया है कि अभी पठन गतिविधि करना है, यानी कि अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है। तो बिना पढ़ाई शुरू हुए कोई भी कहानी बच्चे को नहीं सुनाया गया होगा, और इस दौरान जब कहानी नहीं सुनाया गया तो कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर व्याकरण संरचना की बात ही नहीं आएगी। यानी व्याकरण संरचना तो तब आता ना, जब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो तब आता जब बच्चे को कॉन्टेक्स्ट में कोई कहानी बताया जाता है या फिर किसी भी चैप्टर की बात की जा रही होती। अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर व्याकरण संरचना वाला निगेटिव हो गया। इसके बाद से देखिए तीसरा, देखिए छात्रान पाठ सारांशम निर्देशनम। यानी कि बच्चे से कहा गया कि आप पाठ का सारांश यानी कि उसका थीम बताइए। तो अभी पढ़ना बच्चे ने शुरू ही नहीं किया है, कक्षा में पढ़ाई शुरू ही नहीं हुआ है,
उससे पहले की बात की जा रही है। तो जब बच्चे ने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो उसका सारांश यानी कि उसका थीम कैसे बता सकता है? इस वजह से ये भी विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर को समराइज करने की बात कर रहा था और चैप्टर अभी शुरू ही नहीं हुआ है। पहला विकल्प देखिए, भावानुवाद कृतकस्य उपयोगः, यानी कि एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो पैराफ्रेजिंग टास्क होता है, जो पैराग्राफ से संबंधित पैराफ्रेजिंग टास्क है, उसके संबंध में कहा जा रहा है कि भाव का अनुवाद करने के संदर्भ में। तो अभी चैप्टर बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, चैप्टर के अंतर्गत कौन सा पैराग्राफ है, उसका क्या अनुवाद हो सकता है, तो बच्चा ये कैसे कर सकता है? तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, निगेटिव था। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पूर्वानुमानम कृतकस्य उपयोगः, यानी कि एक तरीके से प्रिडिक्शन टास्क की बात की जा रही है कि चैप्टर में क्या हो सकता है। जैसे बस एक तरीके से टाइटल बता दिया गया कि हाँ लोमड़ी की कहानी है, तो अब बच्चे अनुमान लगा रहे होंगे कि हाँ इस कहानी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। तो ये जो अनुमान लगाने वाला, पूर्व अनुमान वाला जो गतिविधि है, वो पढ़ने से पहले की गतिविधि है, प्राक पठन गतिविधि से पहले की है, और उसमें उसको सहायता करेगा उस पाठ को सीखने में, क्योंकि बच्चा अपने मौलिक विचारों के माध्यम से उसमें अनुमान लगा रहा होता है। और वो ऐसे कई इस प्रकार के विचार आएंगे, क्योंकि कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे उस कहानी के बारे में अलग अलग तरीके से पूर्व अनुमान लगा रहे होंगे कि हाँ कहानी में ये घटना हो रही होगी, हाँ कहानी में ये घटना हो रही होगी। तो इससे बच्चे को सहायता मिलती है एक तरीके से पाठ को अच्छी तरीके से सीखने में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है पठन गतिविधि से पहले का टास्क है, और यही हमसे पूछा गया था। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संचयी आकलन विषय अधोलिखितेषु का उक्ति न समचीना, यानी कि दिए गए विकल्पों में से पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि गलत है, जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है, निगेटिव सेंस में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प दिया गया है, संचयनी आकलनम छात्र से ज्ञानार्जन से साक्ष्यम प्रददाति, यानी कि जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है, वो एक तरीके से प्रमाणित करता है कि बच्चे कितनी सीख सके हैं, कितना सीख सके हैं, ज्ञान अर्जन कितना कर सके हैं। जाहिर सी बात है, जो पोर्टफोलियो होता है वो साल भर के शैक्षणिक सत्र के दौरान बच्चे ने कितना गतिविधि में क्या पार्टिसिपेट किया और उसका परफॉर्मेंस कैसा था, उसको मेंशन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, उनके परफॉर्मेंस को देख करके बच्चों के ज्ञान अर्जन को जाना जा सकता है, और ये निश्चित तौर पर एक तरीके से साक्ष्य प्रदान करता है। तो ये विकल्प तो पॉजिटिव हो गया, और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव पूछा गया था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्वतंत्राधिकम प्रयच्छति। स्वतंत्राधिकम का मतलब क्या हो गया कि ये एक तरीके से छात्रों को ऑटोनोमस बनाता है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है अपने बारे में आकलन करने के संदर्भ में। तो पोर्टफोलियो को देख करके बच्चे खुद का भी आकलन कर सकते हैं, स्व आकलन कर सकते हैं कि वो कितने सीख पाए हैं या फिर कितने सीखने की आवश्यकता है। तो ये भी पॉजिटिव सेंस में है, क्योंकि बच्चों को भी ये छूट मिल जाती है, अपने पोर्टफोलियो को देख करके बच्चा समझ पाएगा, यानी कि अपना मूल्यांकन खुद कर पाएगा। तो ये भी पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्राणाम विचार सामर्थ्यम पोषयति स्वमूल्यांकनाय सहायम करोति च, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों को खुद का मूल्यांकन करने के लिए, देखिए स्व मूल्यांकन की बात की गई है, खुद का मूल्यांकन करने में ये सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो था और ऑप्शन नंबर 3 था लगभग समान है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 ये कह रहा था कि ये ऑटोनोमस छात्रों को बनाता है। ऑटोनोमस कैसे बनाएगा? जब बच्चे अपना खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे तभी तो वो ऑटोनोमस हो पाएंगे। तो ये कहना कि छात्र खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव सेंस में है, क्योंकि पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चे खुद का असेसमेंट कर सकते हैं। चूंकि ये पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, संचयनी आकलनम, यानी कि पोर्टफोलियो असेसमेंट छात्राणाम ज्ञानार्जनस्य एक कालिकम आकलनम। एक कालिक का मतलब कि वन टाइम असेसमेंट कहा जा रहा है, कि जो पोर्टफोलियो होता है वो वन टाइम असेसमेंट बताया जा रहा है चौथे विकल्प में, जो कि निगेटिव है। क्योंकि पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या होता है कि बच्चे ने साल भर के दौरान जो भी शैक्षणिक गतिविधि की है उन सब का अभिलेख तैयार किया जाता है। तो ये वन टाइम नहीं है, जितनी बार बच्चा गतिविधि करेगा उतनी बार उसका आलेख तैयार किया जाता है। तो ये वन टाइम बोल रहा था, इस वजह से ये निगेटिव है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखन शिक्षणे बालानाम स्वच्छंद आरेखनम एक महत्वपूर्णम चरणम अस्ति यतः तदा बालाः प्रयासम कुर्वन्ति, यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि लिखने के प्रयास के दौरान एक छात्र के द्वारा स्वच्छंद आरेख, यानी कि खुद से खींची गई आड़ी तिरछी रेखाएं जो होती हैं, एक महत्वपूर्ण चरण होता है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, तेभ्य चिन्हभ्य, यानी बच्चों के द्वारा जो चिन्ह मार्क्स तैयार किए जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा आड़ा तिरछा कुछ भी लाइन खींचा जा रहा है, गोला बनाया जा रहा है, अर्धवृत्ताकार बनाया जा रहा है, वृत्ताकार बनाया जा रहा है, तो ये क्या करता है, तेसाम कृते अर्थबोधयुतम, उनके
अर्थबोध के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे डायरेक्टली क नहीं लिखेंगे। बच्चा पहले सीधी लाइन खींचना सीखेगा, गोला बनाना सीखेगा, आधा पोंछ बनाना सीखेगा, ऊपर ये मोछ बनाना सीखेगा। आप लोग बचपन में कैसे पढ़े थे? पहले एक गोला बनाते थे, फिर बोलते थे ये पुलिस का डंडा है, फिर ये बकरी का पोंछ है और ये बाबा जी का मोछ है। इस तरह क बनता था, यानी कि कई संरचनाओं को, कई मार्क्स को, कई सिंबल्स को मिला करके हम लोग वर्णों को लिखना सीख रहे होते थे बचपन में। यही हमसे बोला जा रहा है कि बच्चों के द्वारा जो स्वच्छंद आरेख यानी कि लाइन, आड़ी तिरछी लाइनें खींची जा रही हैं, वो बच्चे को क्या करती हैं? तो वो बच्चे को हेल्प करती है उसका अर्थ समझाने के संदर्भ में और धीरे धीरे उसके अर्थ को समझते हुए उस वर्ण को लिखने के संदर्भ में। ठीक है, देखिए तेज तेभ्य चिन्हभ्य, यानी कि बच्चों के द्वारा जो ये चिन्ह खींचे जा रहे हैं वो सभी चिन्ह बच्चे को अर्थ समझाने के संदर्भ में और उसको लिखना सिखाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि बालाह स्वपरिवेशे दयो, दयो मतलब कि दयो मतलब कि दो, स्वपरिवेश मतलब कि अपने परिवेश में, भाषायो मतलब कि भाषा, सवर्णम कुर्वन्ति तर्हि एवं भाषा द्वयम प्रति उद्भासनम, यानी कि बच्चा अगर अपने परिवेश में दो भाषा को सुन रहा है, दो भाषा को सुन रहा है, तो ये दो भाषा उस बच्चे को एक्सपोजर में क्या करेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चा एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता के संदर्भ में इसको संसाधन मानता है, जैसे कि एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलग अलग भाषा से संबंधित बच्चे हो सकते हैं। कोई मराठी बोल सकता है, कोई पंजाबी बोल सकता है, कोई हिंदी बोल सकता है, कोई तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई भी बोल सकता है। तो यहाँ पर जब बच्चे दो भाषा के संपर्क में आएंगे तो कहीं ना कहीं नए भाषा के शब्दावलियों के बारे में जानने में उनको मदद मिलेगी, यानी कि ये बच्चों के लिए क्या होगा, अनुकूल होगा नई भाषा को सीखने के संदर्भ में। बालेभ्य अनुकूलम भविष्यति, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरणगत कार्याणी, यानी कि जो एक तरीके से ग्रामर टास्क होता है वो किस किस कैसे कराना चाहिए कक्षा में, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके जस्ट 2-3 पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे को ग्रामर बताया जाता है वो कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है, यानी जो कुछ भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कहानी बताया जा रहा है, उसी से जोड़ करके पढ़ाया जाता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए बच्चे को टेंस बताना है तो एक कहानी जो कि पास्ट टेंस में चले कि एक समय में एक राजा था, उसने शिकार किया, ये किया, वो किया, तो ये सभी बच्चे को बताया जा सकता है कि जो घटनाएं घट चुकी हैं वो पास्ट टेंस में होती हैं। तो इस प्रकार से टेंस का बच्चे को परिचय दिया जा सकता है। इसी प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच बताने के लिए बच्चे को एक सेंटेंस के विभिन्न पार्ट्स के बारे में बताया जा सकता है कि कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, कौन एक तरीके से नाउन है, कौन प्रोनाउन है, ये सभी चीजें बताई जा सकती हैं। यानी कि बच्चे को जो ग्रामर बताया जाता है वो किस संदर्भ में बताया जाता है, संदर्भानु सराणी भयेयु, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि बच्चे को कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है, जो कुछ भी चैप्टर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, चाहे कहानी हो, उसी के माध्यम से बच्चे को कॉन्टेक्स्ट में व्याकरण बताया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नॉम चॉम्स्की महोदयन निम्नलिखितेषु किम उपदिष्टम, यानी कि नॉम चॉम्स्की महोदय निम्नलिखित में से किसके बारे में उन्होंने सजेस्ट किया था। तो विकल्प नंबर 3 में देखिए, नॉम चॉम्स्की ने यह बताया था कि बच्चे जन्म से ही एक ह्यूमन एबिलिटी उनमें होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने के संदर्भ में, और साथ ही साथ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में उन्होंने बताया था, जिसके माध्यम से बच्चे भाषा को अर्जित करने में उनको मदद मिलती है और अन्य भाषाओं को सीखने में भी वो मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, भाषायाः अधिग्रहणम, यानी कि एक्विजिशन की बात की जा रही है, कर्तुम मानवस्य नैसर्गिक सामर्थ्यम अस्ति, यानी कि जनजातीय सामर्थ्य होता है बच्चे में कि वह किसी भी भाषा को अर्जित कर सकता है अगर उसको नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाए। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिक्तापूर्ण स्थलायाम अंग गुली चालानेन शिक्षकः छात्रान् वर्णमालायाः अक्षराणि लिखितुं निर्देशति एवं विधि गतिविधि उद्देश्यम अस्ति, यानी कि ध्यान से समझिएगा, एक सैंड में बालू से संबंधित ये बात की जा रही है, जहाँ पर जमीन में बालू बिखरा हुआ है वहाँ पर उंगली के माध्यम से, देखिए उंगली चला करके शिक्षक छात्रों को वर्णमाला के अक्षर लिखने के लिए निर्देश देती है। यह गतिविधि का उद्देश्य क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों का जो 2 प्रकार के बच्चे एक तरीके से मोटर स्किल उनमें डेवलप होता है, पहला स्थूल होता है और दूसरा सूक्ष्म होता है। स्थूल का मतलब कि देखिए बच्चे पहले फुटबॉल खेलना सीख जाते हैं, दौड़ना सीख जाते हैं, किसी चीज़ को पकड़ना सीख जाते हैं, लेकिन पेंसिल पकड़ना और ये सभी सूक्ष्म गतिविधि है, सूक्ष्म गतिक कौशल है, जिसके माध्यम से ऐसे उंगलियों पर कंट्रोल पाना उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पूरे हाथ को एक साथ हाथ का प्रयोग करते हुए बोतल तो पकड़ लेते हैं, लेकिन बोतल पकड़ना क्या है, ये
पेंसिल पकड़ने से स्थूल है, यानी कि उससे बड़ा कौशल था। यानी कि देखिए, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है और उंगलियां जो है वो सबसे बाहर हैं। इस वजह से केंद्र से बाहर यानी हार्ट से होते हुए पहले भुजा, उसके बाद से हथेली और अंत में उंगलियों पर वो कंट्रोल पाना सीखता है। इसी वजह से लास्ट में वो उंगलियों पर कंट्रोल पा रहा होता है। इस वजह से वो बड़ी चीज़ों को तो आसानी से पकड़ सकता है, लेकिन पेंसिल पकड़ने में और लिखने में उसको कठिनाई महसूस होती है। इस वजह से जब टीचर के द्वारा बच्चे को बोला गया कि सैंड पर या फिर रेत पर उंगलियों को चला करके आप अक्षरों को लिखिए वर्णमाला के, तो इससे बच्चे में सूक्ष्म चालन कौशल जो था, यानी कि जो सूक्ष्म गतिक कौशल था, पेन ना पकड़ पाने वाला, उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, यानी उसको दृढ़ करने की कोशिश कर रहा है, ताकि बच्चा अपने उंगलियों पर कंट्रोल पा सके और वो लिखने में सक्षम हो पाए। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, छात्राणाम सूक्ष्म चालन कौशलम दृढ़ युतम, यानी कि उसको मजबूत करने की बात की जा रही है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।